Very good afternoon to all my एग्जाम फाइटर नंबर वन फैमिली मेंबर। दोस्तों, हम लोग एग्जाम फाइटर नंबर वन पे यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री की क्लासेस लगातार करते आ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज को हम लोगों ने स्टार्ट किया है और अभी तक हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग से अगर देखें, सबसे पहले आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ा। इसके बाद यूरोपीय कंपनियों का आगमन को भी पढ़ा। इसके बाद उन यूरोपीय कंपनियों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा आरंभ होती है और भारत पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करने और नियंत्रण स्थापित करने के लिए आपस में वो यूरोपीय कंपनियां लड़ती है और इसके लिए हमने कर्नाटक वार को पढ़ा। इसके बाद इन सारे व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वश्रेष्ठ साबित होती है और वो भारत पे अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करती है। इसी क्रम में वो सबसे पहला, जो भारत का सबसे समृद्ध, सबसे बड़ा राज्य था बंगाल, उस पे वो ध्यान देते हैं, उस पे वो नियंत्रण स्थापित करते हैं और पलासी और बक्सर का युद्ध करते हैं। फिर इलाहाबाद की संधि को हम लोगों ने देखा। बंगाल में डाकू राज, देसी जो होता है द्वैत शासन प्रणाली के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। इसी तरह आगे बढ़ते हुए बंगाल से अंग्रेज मैसूर की ओर बढ़े और मैसूर पर नियंत्रण स्थापित किया। फिर हम लोगों ने आंग्ल मैसूर युद्धों के बारे में पढ़ा और 4 युद्ध हुए। उन 4 युद्ध का क्लास हम लोग कर चुके हैं। इसी क्रम में उस दौर में भारत की सबसे मजबूत शक्ति, जो कि मराठा मुगलों का उत्तराधिकारी मानी जाती थी, उनके साथ ब्रिटिश का किस प्रकार सामना हुआ और उनके साथ उनका 3 संघर्ष हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इन्हीं युद्धों में से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का हम लोगों ने जस्ट पिछले ही क्लास में डिस्कशन किया है। तो ये था हम लोगों का कि अभी तक हम लोग क्या-क्या पढ़ चुके हैं दोस्तों। और बिल्कुल जो नए हैं और खासकर अभी आज पहली बार अगर हमारे लेक्चर्स को सुनने वाले हैं, तो उन स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज के क्लास 1 से आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत से लेकर आंग्ल मराठा वार, जो पहला वार था, वहाँ तक का वीडियो देख लें। उसके बाद इधर से स्टार्ट करें। आपको बिल्कुल कहानी की तरह लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा और मज़ेदार क्लास होगा दोस्तों। तो आप सारे जो क्लास हो रहे हैं, एक दूसरे से सबका लिंक है, जुड़ा हुआ है। अगर आप लगातार सारे वीडियोज़ को देख के इस वीडियो तक पहुँचेंगे, तो आपको कहानी की तरह लगेगा और पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। जो कंटिन्यू है, आप तो समझ ही रहे होंगे, पिछला क्लास में ही हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास लिख दिया था कि नेक्स्ट क्लास जो होगा द्वितीय एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का होगा दोस्तों। तो जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्वितीय एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध मेरा आज का टॉपिक है, इसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि पहले आंग्ल मराठा युद्ध, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उसमें हम लोग लास्ट में जो उसका अंत हुआ था, पहला आंग्ल मराठा युद्ध की जो समाप्ति हुई थी, वो एक संधि के तहत हुई थी दोस्तों। और आपको पता ही होगा वो संधि कौन थी? सालबाई की संधि 1782 में। और ये महादजी सिंधिया के हस्तक्षेप से ये संधि संपन्न हुई थी। और उधर से वारेन हेस्टिंग्स और इधर से माधवराव द्वितीय, जो नाम मात्र के पेशवा थे, 12 परिषद जो था 12 भाई परिषद, वही उनकी देख रेख करती थी। तो माधवराव द्वितीय, या इसको कह सकते हैं माधवराव नारायण राव के साथ अंग्रेजों की संधि हुई और सालबाई की संधि के माध्यम से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या हो गया? अंत हो गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जब अंत हो गया, तो ये कौन सा डे ईस्वी था? 1782। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत होती है दोस्तों 1803 में। आखिर ये जो हमारा 20 साल का गैप है, इस 20 साल में क्या क्या बदला? हमें तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध और दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध को जानने से पहले, पढ़ने से पहले, हमें ये ध्यान देना जरूरी हो जाता है कि 1782 सालबाई की संधि के बाद जो 1803 है, 20 साल का जो गैप है, इसमें अंग्रेज कहाँ पहुंचे
और मराठा कहाँ पहुंचे, दोनों की वर्तमान स्थिति क्या है और इन 20 सालों में क्या क्या हुआ। तो थोड़ा हम लोग फ्लैशबैक पे चलते हैं दोस्तों। थोड़ा पृष्ठभूमि पे ध्यान देना होगा हमको, इस युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है, इस युद्ध के स्टार्ट होने के क्या कारण रहे, इसलिए हम लोग को थोड़ा पीछे चलना होगा। अगर हम सबसे पहले अंग्रेजों की तरफ ध्यान दें, दो पक्ष थे, एक पक्ष अंग्रेज, दूसरा पक्ष मराठा। तो पहला पक्ष जो अंग्रेज था, उन्होंने इन 20 सालों में क्या किया और उसे हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा कि सालबाई की संधि 1782 में हुई और हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध को पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को याद होगा जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था उसका टाइम क्या था, 1780 से 1784। देखिए दोनों ओवरलैप हो रहा है, ये जो हमारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, दोनों आपस में ओवरलैप हो रहा है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 चल रहा है और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 चल रहा है। मतलब अंग्रेजों को उस दौर में दो युद्धों से निपटना था। वारन हेस्टिंग्स उस वक्त दो युद्ध में उलझ गए थे, एक तो मराठा, दूसरा मैसूर। तो उन्होंने सालबाई की संधि जो की थी वो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि दो पक्षों में लड़ना आसान था नहीं, क्योंकि वो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली से पराजित हो चुके थे और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में भी मराठे हैदर अली के साथ थे और यही स्थिति बनी रहती तो फिर अंग्रेज पराजित होते। इसीलिए वारन हेस्टिंग्स ने बड़ी ही कूटनीति के साथ मराठों को सालबाई के संधि के माध्यम से अपनी ओर कर लिया। जैसा जानते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही हैदर अली की भी मृत्यु हो जाती है घायल होने के कारण। तो एक तरह से अंग्रेजों ने यहाँ पे बड़ी ही दूरदर्शिता दिखाते हुए सालबाई के संधि के माध्यम से मराठों से युद्ध को तात्कालिक रूप से निपटना उचित समझा और निपट लिया, ताकि मैसूर जो कि एक मसालों का बहुत बड़ा केंद्र था उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाए और वही उन्होंने किया। मैसूर पर अच्छे से नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब उन्होंने मराठों से भी संधि करके उससे भी शांतिपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए थे। लेकिन ये 20 सालों के बीच दोनों के बीच काफी कुछ स्थिति बदली, परिस्थिति बदली और अंततः तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है। तो हम लोग सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं 1782 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या 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 करती है, किन किन नए नए क्षेत्रों को जीतती है और कैसे वो अंततः मराठों तक फिर से पहुंच जाते हैं और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इंडिया के मैप पे। ये हमारा इंडिया का मैप है दोस्तों। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, शॉर्ट में कुछ चीज़ों को लिखा गया है। ये जो सर्किल बनाया गया है, इन सर्किल में यहाँ पे आप देख रहे हैं एम लिखा हुआ है, एम से आप मैसूर समझेंगे। एच यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब हैदराबाद। बी मीन्स बंगाल, ए मीन्स अवध और डी मीन्स दिल्ली। तो आप इसे समझेंगे दोस्तों। एम फॉर मैसूर, मैसूर, मैसूर पे अंग्रेज नियंत्रण स्थापित कर चुके थे। मैसूर के साथ 1799 में ही जो उसके वहाँ के सुल्तान थे टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान को हराकर सहायक संधि भी वहाँ पे कर लिया गया था और सहायक संधि के माध्यम से मैसूर पर पूरी तरह 1799 में ही नियंत्रण स्थापित कर लिया था अंग्रेजों ने। मतलब मैसूर उनके मुट्ठी में था। इसी तरह एच फॉर हैदराबाद, हैदराबाद पर भी 1798 में अंग्रेजों ने सहायक संधि कर ली थी वहाँ के निजाम से और हैदराबाद भी उसके नियंत्रण में था। बंगाल तो पहले से ही था, पलासी और बक्सर के युद्ध को जीतने के समय से ही बंगाल अंग्रेजों की मुट्ठी में आ चुका था। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, देखिए अवध, अवध से भी 1801 में अंग्रेजों ने सहायक संधि कर ली थी और जब मुगल बादशाह को बक्सर के युद्ध में ही पराजित कर चुके थे तो अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली में ही अंग्रेजों की तूती बोलती थी और मुगल जो बादशाह थे वो भी अंग्रेजों के नियंत्रण में ही थे, उनके पेंशन भोगी बन चुके थे। मतलब इतने बड़े क्षेत्रों पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो चुका था और अब उनके सामने भारत की कोई एक शक्ति बची थी जिसे पराजित करना बाकी था, तो वो मराठे ही थे। मतलब कि स्वाभाविक रूप से अब उनका मराठों से भिड़ंत होना ही था, क्योंकि अंग्रेजों का जो विस्तारवादी नीति था
साम्राज्यवादी नीति था उसका एक अंग ही था ये, कि धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहना है। और एक एक करके उन्होंने ऐसा किया भी। जैसे बंगाल को जीता, जैसे हम लोग देख चुके हैं कि हैदराबाद से संधि किया, अवध से किया, मुगल सम्राट को नियंत्रण में लिया और अंततः मैसूर को भी जीत लिया। तो ये जो मराठा क्षेत्र था यहाँ पर, ये मराठा क्षेत्र इस एरिया में मराठा क्षेत्र था। तो अब अगला उसका मराठों पर ही नियंत्रण स्थापित करना था। इसी इसी की कड़ी में अब हमें ये देखना होगा आखिर मराठों में इस दौर में क्या हो रहा था और ऐसी क्या स्थिति आ गई कि अंग्रेज मराठों के राजनीति में दखलंदाजी करने लगे और ये फिर से एक युद्ध की नौबत आ गई, सलवाई की संधि टूट गई दोस्तों। तो मराठों की जो स्थिति थी, अब अंग्रेजों के साथ देखने के साथ साथ हमें समांतर रूप से मराठों के बारे में भी देखना होगा। तो इस दौर में मराठों के की स्थिति क्या हुई, 1782 में सलवाई की संधि के तहत ये मान लिया गया कि हम माधव नारायण राव यानी माधवराव द्वितीय ही मराठों के पेशवा होंगे, ये स्वीकार कर लिया गया था। तो माधवराव पेशवा बने रहे। इसी दौर में उसके दौर में जो कि 12 भाई परिषद था, वही मराठों का सारा काम देखती थी और महत्वपूर्ण निर्णय लेती थी। उसमें दो सरदार बहुत ही महत्वपूर्ण थे, दो मराठा सरदार, एक महादजी सिंधिया और दूसरा नाना फडणवीस। ये दो महत्वपूर्ण थे। तो 1795 में 1795 में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है। महादजी सिंधिया की जब मृत्यु हो जाती है तो जो पेशवा होते हैं, अल्पायु के पेशवा थे माधवराव द्वितीय या माधव नारायण राव, वो भी सुसाइड कर लेते हैं। इस आंतरिक जो पॉलिटिक्स होता है मराठों में, उससे वो क्षुब्ध थे और वो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं और वो भी मर जाते हैं। उसके मरने के बाद होलकर जो मराठा सरदार थे, उन्होंने क्या, विनायक राव को अगला पेशवा बना दिया। लेकिन बाजीराव द्वितीय साजिश के करके, बाजीराव द्वितीय कौन था, ये रघुनाथ राव, जो कि हम लोग प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के प्रमुख कारण में उनका नाम जानते हैं, रघुनाथ राव या रघोबा, जो पेशवा बनना चाहते थे लेकिन पेशवा बन नहीं सके और उसको संधि के तहत जो हमारा सलवाई की संधि हुआ उसको पेंशन देना स्वीकार किया गया। वो नहीं बन पाए, लेकिन उसका बेटा पेशवा बाजीराव द्वितीय 1796 में साजिश के तहत पेशवा बन जाता है। क्योंकि जो पेशवा था, बालक पेशवा, वो सुसाइड कर लेता है, तो पेशवा बन जाता है हमारा बाजीराव द्वितीय 1796 में। और जब वो पेशवा बन जाता है तो उनके कार्य करने का तरीका बिल्कुल ही अलग तरीके का था। और वो नाना फडणवीस, जो कि प्रमुख मराठा सरदार बचे हुए थे उस दौर में, 12 भाई परिषद के, उनके बात को भी नहीं मानने लगे थे। इसी दौर में नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो जाती है 1800 ईस्वी में। इसके बाद तो वह बाजीराव द्वितीय नियंत्रण मुक्त हो जाता है। अब वो बिल्कुल मनमानी तरीके से शासन करना आरंभ कर देता है और वो चाहता है कि कोई भी मराठा सरदार अब मजबूत ना हो पाए, क्योंकि मजबूत अगर कोई होता है, उसे अपने पेशवा के पद की चिंता थी, उसे लगता था कि उसके हाथ से गद्दी चली जाएगी। इसलिए वो इन मराठा सरदारों में आपसी फूट डालने का प्रयास करते रहते थे। तो वो प्रमुख मराठा सरदार कौन थे, तो उस समय देखिए, मराठा जो साम्राज्य था उनमें बहुत छोटे छोटे स्तर के सरदार हुआ करते थे जो अलग अलग क्षेत्रों में काबिज थे। जैसे ग्वालियर क्षेत्र में सिंधिया, पूना क्षेत्र में पेशवा, ग्वालियर क्षेत्र में हमारा सिंधिया था, पूना क्षेत्र में पेशवा, बड़ौदा क्षेत्र में गायकवाड़, और नागपुर क्षेत्र में भोंसले और इंदौर क्षेत्र में होलकर। इन सारे क्षेत्रों में अलग अलग मराठा सरदार हुआ करते थे। इसमें से जो पूना का पेशवा था वही मुख्य होता था। समझिए कि पूरे मराठा साम्राज्य का हेड होता था पेशवा। अभी भी भले ही उसके अधिकार में कुछ कमी आ गई थी, अधिकार वितरित हो गई थी, लेकिन अभी भी प्रतीकात्मक रूप से पेशवा को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। इन जो हम लोग देख रहे हैं ये 5 अलग अलग, उनमें से पेशवा ही सर्वश्रेष्ठ थे और वहां पर विराजमान थे बाजीराव द्वितीय। तो इस तरह की यहाँ पे स्थिति थी दोस्तों। मराठा सरदार अलग अलग क्षेत्रों में काबिज थे
आपको कभी कभी यहाँ से इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधिया कहाँ से थे? ग्वालियर। पेशवा पूना। गायकवाड़ किस क्षेत्र से संबंधित थे? बड़ौदा। भोसले नागपुर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं, आप बिल्कुल इसे अच्छे से याद कर लेंगे। तो ये थी उसमें मराठों की स्थिति, और पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। और बाजीराव द्वितीय का नियत क्या था? इन्हीं मराठा सरदारों को, ये जो मराठा सरदार थे अलग अलग क्षेत्रों में, इनको वो आपस में मजबूत नहीं होने देना चाहते थे, इनको आपस में लड़ाना चाहते थे, इनके बीच आपस में फूट डालने के प्रयास में लगे रहते थे। इसी क्रम में उन्होंने क्या किया? बाजीराव द्वितीय ने सिंधिया से सांठगांठ किया। और कौन सिंधिया? दौलतराव सिंधिया से। दौलतराव सिंधिया से सांठगांठ करके जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर दी। मीन्स होलकर जो मराठा सरदार था, जसवंत राय होलकर, उसके भाई की हत्या कर दी। तो होलकर भी एक बहुत ही मजबूत शक्ति थी उस दौर में। तो होलकर ने क्या किया? जसवंत राव होलकर ने पेशवा के पूना पर अटैक कर दिया। पूना पे अटैक कर दिया। जो पूना पे जब अटैक किया तो पेशवा भागकर कहाँ चला जाता है? अंग्रेजों के पास। और वहीं पर वो बसीन की संधि कर लेता है। जैसा कि पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया है, बसीन की संधि में ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बीज निहित थे। इसी में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बीज छिपे थे। तो हुआ भी वही, बसीन की संधि कर लिया। और बसीन की संधि मराठों के लिए काफी अपमानजनक थी। तो बसीन की संधि इतनी अपमानजनक क्यों थी? बसीन की संधि के मुख्य प्रावधान क्या थे? उसे हमें जानना होगा। तो चलिए चलते हैं बसीन की संधि की ओर। बसीन की संधि में क्या क्या प्रोविजंस थे दोस्तों? तो ये है हमारा बसीन की संधि। एक्चुअली बसीन की संधि किसने की? बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ की 1802 में। मदद मांगा जब होलकर ने पूना पे अटैक कर दिया, तो बाजीराव द्वितीय चले गए अंग्रेजों के पास और उन्हें उससे मदद मांगा। तो अंग्रेज भी तो मदद में खैरात देने वाले थे नहीं, वो तो हर चीज की सौदेबाजी करते थे। उन्होंने कहा बिल्कुल हम आपको मदद देंगे और आपको एक 60,000 की सेना भी उपलब्ध कराएंगे जो आपके रक्षा के लिए कार्य करेगी, लेकिन इस सेना के बदले आप हमें क्या देंगे? तो कंपनी ने बड़े ही चतुराई से, जो उस समय का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर था सूरत, बोला कि आपको हमें सूरत देना होगा। और इन्होंने सूरत देने का वादा किया। सूरत। दूसरा कि पूना में अंग्रेजी सेना रहेगी, अंग्रेजी सेना पूना में रखना स्वीकार कर लिया। और बोला कि आपका अपना जो सेना है उसको हटा दीजिए, अब हमारी सेना आपका रक्षा करेगी, लेकिन हाँ इस सेना पे जो भी खर्च आएगा आप करेंगे, और इस सेना को देने के बदले आप हमें सूरत नगर देंगे। यानी अब सहायक संधि के नियंत्रण में आ गया मराठा साम्राज्य। यानी पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। और सहायक संधि को स्वीकार करने का मतलब ही था दोस्तों क्या? सहायक संधि अगर आप स्वीकार कर लेते हैं, इसका मतलब है आप अंग्रेजों के चंगुल में फंस गए हैं, आप निस्सहाय हो गए हैं। और ये एक ऐसी संधि थी जिसके तहत आपका विदेशी मामला भी कंपनी देखती थी। तो देखिए यहाँ विदेशी मामला भी अब अंग्रेजों के अधीन आ गया, सेना भी रखना स्वीकार कर लिया गया, और एक तरह से सूरत नगर जो प्रमुख नगर था व्यापार के दृष्टिकोण से, वो भी अब कंपनी के नियंत्रण में चला गया। यानी बाजीराव द्वितीय ने अपने साम्राज्य को एक तरह से निस्सहाय कर दिया, और इस तरह बस इनकी संधि हो गई। इस संधि को अन्य जो मराठा सरदार थे, चाहे वो सिंधिया हो, होलकर हो, गायकवाड़ हो, इन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, उसे अपमानजनक लगा और उन्हें क्या किया? पूना पे अटैक किया। बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, हम लोग वहाँ पे अंग्रेजी सेना रखने नहीं देंगे, हमारी सेना रहेगी। और इन्होंने सबसे पहले सिंधिया ने क्या किया? सिंधिया की सेना और होलकर और गायकवाड़, इन लोगों ने संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रयास किया, लेकिन सभी सफल नहीं हुए। और सिंधिया और भोसले, उसमें दौलतराव सिंधिया और रघुजी भोसले, दो का नाम काफी महत्वपूर्ण है। इन दोनों ने मिलकर अपनी संयुक्त सेना बनाई और अटैक कर दिया पूना पर। पूना में कौन सी सेना थी? अंग्रेजी सेना। सहायक संधि को स्वीकार कर लिया गया था और अंग्रेजी सेना वहां पर रक्षक का भूमिका निभा रही थी। तो अंग्रेजी सेना से दौलतराव सिंधिया की सेना और रघुजी भोसले की सेना का आमना सामना होता है, लेकिन वो हार जाते हैं और वेलेजली की सेना जीत जाती है। तो इसके बाद सिंधिया और भोसले, अब सिंधिया और भोसले को भी वेलेजली कहता है कि आप भी हमारे सहायक संधि को स्वीकार कीजिए।
और उनके साथ 2 संधियाँ करते हैं, भोंसले के साथ और सिंधिया के साथ, और वो भी सहायक संधि का ही एक रूप था। अर्थात जो सहायक संधि बाजीराव द्वितीय के साथ बसीन की संधि हुई थी, इसी तरह की संधि अब सिंधिया और भोंसले के साथ भी वेलेस्ली करने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग पराजित हो चुके थे। और 2 कौन-कौन सी संधियाँ हुई, तो इसे आपको याद भी रखना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी ज़्यादा। जो भोंसले और अंग्रेज थे, उनके बीच हुई 1803 में देवगांव की संधि। इसी तरह 1803 में ही सिंधिया और अंग्रेज के बीच हुई सुरजी अर्जन गांव की संधि, ये भी 1803 में हुई। इन संधि को करने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि वो लोग हार चुके थे। इसके बाद ये जो भोंसले और सिंधिया की सेना ने अटैक किया था, तो बाद में अब होलकर होलकर ने भी अपने सेना के साथ फिर से पूना पे अटैक किया अंग्रेजों को पराजित करने के लिए, लेकिन वो भी अंग्रेजों के सामने टिक नहीं सके, क्योंकि अंग्रेज काफ़ी मजबूत हो चुके थे और वो इतनी शक्तियों को हरा भी चुके थे। पेशवा भी उसके नियंत्रण में था, और इधर भोंसले और सिंधिया भी उनके नियंत्रण में आ चुके थे, और वो भी होलकर की मदद नहीं कर पाए। तो होलकर का सामना अंग्रेजों से हुआ, लेकिन अंततः वे भी हार गए, क्योंकि ये लोग अगर एकत्रित होकर कुछ करते, युद्ध में भाग लेते, तो हो सकता है कुछ चेंजिंग आ सकता था परिस्थिति में। लेकिन एक-एक करके लड़े और सभी पराजित हुए। इसी तरह होलकर के साथ अंग्रेजों की कौन सी संधि हुई, तो राजपुर घाट की संधि हुई। कब हुई? 1805 में हुई, होलकर और अंग्रेज के बीच। आप बिल्कुल इन सब चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, अच्छे से याद कर लीजिए। देवगांव की संधि 1803 में, भोंसले वर्सेस अंग्रेज, सूरजगांव की संधि 1803 में, सिंधिया वर्सेस अंग्रेज, और राजपुर घाट की संधि 1805 में होलकर वर्सेस अंग्रेज के बीच हुई थी। इसी तरह जब अंग्रेज क्या किए, सभी मराठा सरदारों के साथ अलग-अलग अब सहायक संधि कर लिया, यानी 1805 तक मराठा साम्राज्य एक तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण में पूरी तरह आ चुका था। मराठा अंग्रेजों के अधीन आ चुके थे, क्योंकि सहायक संधि अगर आप कर लेते हैं, एक तरह से आप अंग्रेजों के अधीन हो जाते हैं। अंग्रेज आपके विदेश नीति को भी अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। आप किसी अन्य यूरोपीय को सेवा में नहीं रख सकते हैं। इसके साथ ही आपकी राजधानी में ब्रिटिश रेजिडेंट खुलेगा, वहाँ पे ब्रिटिश सैनिक रहेंगे, और जब ब्रिटिश सैनिक आपकी राजधानी में रहेंगे और आपका सैनिक हटा दिया जाएगा, तो आपका कुछ भी वहाँ आपके मन मुताबिक नहीं होने वाला है। तो जब सहायक संधि मराठों ने स्वीकार कर लिया, लगभग सभी मराठा सरदारों ने स्वीकार कर लिया गया, तो एक तरह से 1805 तक मराठा साम्राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में आ चुका था। लेकिन फिर भी 1817 से 18 में एक तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, और इसकी अब क्या परिस्थिति बनती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। आखिर जब मराठा सहायक संधि स्वीकार कर ही लेते हैं, तो फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध क्यों होता है, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होने के क्या कारण है, और ये युद्ध क्या करने के लायक मराठे रहते हैं। बिल्कुल मराठे इस हालत में नहीं थे, लेकिन कहते हैं ना, एक बार अंतिम प्रयास, अपना जब मेरा सब कुछ खोने को है नहीं, तो एक बार अंतिम प्रयास, मरने से पहले एक बार अंतिम छटपटाहट मराठों ने किया, और एक बहुत छोटा सा ही युद्ध था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। वो युद्ध होता है कब? 1817 से 1800 के बीच, 1817 से 1818 के बीच में, जब लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स है, कन्फ्यूजन नहीं होना, लॉर्ड हेस्टिंग्स। और जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, वहाँ वारन हेस्टिंग्स से। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जब 1775 से 82 के बीच हुआ, तो वहाँ पे गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स थे, और जबकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड वारन हेस्टिंग्स, कन्फ्यूज नहीं होना है। इसी तरह द्वितीय में वेलेस्ली थे, वो तो हम लोग डिस्कस करते ही आ रहे हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय पूछा जाता है गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसमें लॉर्ड वेलेस्ली थे। तो तृतीय में हेस्टिंग्स के आने के बाद ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि लिखी जाती है। इसका सबसे प्रमुख कारण था कि जब मराठों को अपने नियंत्रण में अंग्रेजों ने ले लिया, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जब आए, तो मनमाने तरीके से इस इलाके का, जैसे बंगाल का शोषण किया था, उस तरह से शोषण करना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने सहायक संधि कर लिया था प्रमुख मराठा सरदारों ने, लेकिन वे अंदर से
अपने हृदय से खुश नहीं थे, वो काफ़ी दुखी थे और वो आपस में संपर्क बनाकर वो चाहते थे किसी तरह अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर करना है, मिलजुल कर हमें, हम लोगों से बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब हमें एक प्रयास करना चाहिए। और ये अंदर में जो उन लोगों का पीड़ा था, वो तो था ही। इसी बीच में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने एक नीति अपनाई पिंडारियों के दमन का। एक्चुअली पिंडारी थे क्या? पिंडारी लोग जो थे, वो एक तरह से काफ़ी दिनों से मराठा सेना में काम करते थे और इन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता था। बेसिकली ये क्या करते, जब सेना मराठा सेना ल लड़ती थी कहीं पर, तो पिंडारियों से मदद लेते थे और पिंडारी जो लूट होता था युद्ध में, जो सामान मिलता था लूट से, उसी से ही अपना भरण-पोषण करते थे और लूट का जो रकम होता था, वो उनका होता था और इन्हीं से उनका रोजी-रोटी चलता था। एक तरह से मराठों के उत्थान में पिंडारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा था और दूसरी तरफ पिंडारियों का भी जो जीवन था, मराठों के इसी युद्ध अभियानों के माध्यम से चलता था। दोनों एक दूसरे पर आश्रित थे। तो यहाँ पर हो गया क्या, जब मराठा सरदारों ने सहायक संधि कर लिया, इन पिंडारियों को युद्ध करने का मौका ही नहीं मिलने लगा। आखिर इनका जीवन कैसे चलेगा? अब ये अंग्रेजों से लूटपाट करने लगे। अंग्रेजों से लूटपाट करने के कारण अंग्रेज इनसे तबाह थे, परेशान थे। अंग्रेज अब इनसे निपटना चाह रहे थे पूरे फाइनल तरीके से। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन करने का नीति चलाया। हेस्टिंग्स चाहते थे इनका फाइनल इलाज करना पिंडारियों का और इनके साथ अंतिम युद्ध करने का उन्होंने सोच लिया। और इसमें उन्होंने क्या किया, मराठा सरदारों को ही लगा दिया। मराठा जो थे उन्हें ही कहा, इन्हें इनका दमन कीजिए, इनको भगाइए, इनको मारिए। तो आखिर जो पिंडारी उनके साथ काफ़ी दिनों से थे, उन पर इन्हें हथियार चलाना, उन्हें प्रताड़ित करना इन मराठा सरदारों को अच्छा नहीं लगा। उन्हें अपने स्वाभिमान पर ठेस लगा और उन्होंने अंततः पिंडारियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को ही भगाने का सोचा और लगा कि वही सही है और वही हुआ। पिंडारियों के विरुद्ध जब प्रत्यक्ष कार्रवाई शुरू कर दी अंग्रेज़ों ने, तो ये लोग क्या करने लगे, जो मराठा सरदार थे, ये अंततः अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए और यहीं से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हो जाती है दोस्तों। इसीलिए जो पिंडारियों का दमन है, उसको तात्कालिक कारण माना जाता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का। अब मराठा सरदारों और पिंडारियों ने मिलकर क्या किया, जो पूना में अंग्रेज रेजिडेंट थे, उनके कैंप पर हमला करना प्रारंभ कर दिया। तो सबसे पहले इसका जो प्रयास किया, वो बाजीराव द्वितीय ने किया, क्योंकि बाजीराव द्वितीय ने ही बसिन की संधि की और सबसे पहले सहायक संधि की। लेकिन उनको ये लग गया कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैंने अपना साम्राज्य खोया, इसके साथ ही मान सम्मान प्रतिष्ठा भी खो दिया है और इसके लिए मैं बहुत बड़ा जिम्मेदार हूँ। और उन्होंने कहा कि इस स्थिति से मुझे ही निपटना होगा। उन्होंने अपनी अच्छी खासी तैयारी करके पूना पे अटैक कर दिया और पूना पे अटैक करने के बाद, लेकिन क्या कर सकते हैं, अंग्रेज के सामने फिर भी वो मराठा अब थे नहीं जो टिक पाते। अंततः 2-4 युद्ध हुए। एक खिड़की का युद्ध काफ़ी फेमस माना जाता है, कोरेगांव का युद्ध, सालसेट का युद्ध। ये प्रमुख युद्ध पेशवा बाजीराव द्वितीय और उसकी सेना ने अंग्रेजों से लड़े, लेकिन अंततः वो पराजित हो गए। और इसी तरह सिंधिया, होलकर भी अपने अपने युद्धों में पराजित हो गए। और एक तरह से कह सकते हैं मरने से पहले अंतिम छटपटाहट के रूप में जो ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध मराठों ने शुरू किया था, उसका भी अंत हो गया। लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सोच लिया था अब हमें इनसे फाइनल तरीके से निपटना है। और इसके बाद उन्होंने पेशवा का जो पद था, ये लोग जो सरदार थे, सभी का उन्होंने खात्मा कर दिया, सभी का उन्होंने अंत कर दिया। और क्या किया, एक संधि की, पूना की संधि, पूना की संधि की। और पूना की संधि के तहत उन्होंने कहा कि 1817 पूना की संधि हो गई। इसके साथ कहा कि अब ये पेशवा का पद नहीं रहेगा, पेशवा का पद को ही समाप्त कर देना है, क्योंकि ये पद रहेगा तो फिर साठगांठ करेगा और फिर से हमें युद्ध की नौबत झेलनी पड़ सकती है। इससे है कि अब ये सब झमेला ही खत्म कर देते हैं। पेशवा का पद पूना की संधि 1817 के तहत समाप्त कर दी जाती है और पेशवा का सारा जो राज्य है,
पेशवा का सारा राज जो पूना में था, पेशवा का सारा राज बम्बई प्रेसिडेंसी जो था अंग्रेजों का, उसके अधीन कर लिया जाता है। बाजीराव द्वितीय को पेशवा से हटा के बिठूर भेज दिया जाता है। बिठूर, बिठूर जो कि यूपी कानपुर में है, बिठूर भेज दिया जाता था। उसे अपने क्षेत्र से भी हटा दिया ताकि यहाँ पे रह के फिर से भविष्य में कहीं साजिश करके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा न कर दें, इसलिए वहाँ से उसे बिठूर निर्वासित कर दिया जाता था। और उसके बाद उसे 8 लाख की वार्षिक पेंशन भी दी जाती है। 8 लाख की वार्षिक पेंशन भी दे दी जाती है ताकि वो वहाँ पे भरण पोषण कर सके। लेकिन अब उसे पेशवा नहीं माना जाता है। और ये भी कहा गया कि आपके जो बच्चे हैं उनके अपने संतान नहीं थे बाजीराव द्वितीय के, उनका एक दत्तक पुत्र था नाना साहेब, उसे भी पेशवा नहीं माना जाएगा। और उस ये पेंशन जो है सिर्फ आपके लिए है, आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए नहीं है। और हम लोग ये भी जानते हैं नाना साहब ने 1857 की क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाई थी, और वो भी कानपुर क्षेत्र से, क्योंकि बाजीराव द्वितीय को कानपुर में ही निर्वासित किया गया था। तो नाना साहब कानपुर में ही रहते थे। और जब बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब अपने पेंशन के लिए अंग्रेजों से 1857 की क्रांति में लड़ते हैं। और इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं हेस्टिंग्स ने पेशवा का अंत कर दिया, और एक तरह से मराठा साम्राज्य का भी अंतिम रूप से अंत कर दिया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। तो ये था दोस्तों, आज हम लोग देखे आंग्ल मराठा युद्ध द्वितीय और आंग्ल मराठा युद्ध तृतीय। अभी जो नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे, अब देखेंगे सिखों के साथ युद्ध। अब क्योंकि अभी पंजाब को नहीं जीता था अंग्रेजों ने, अब उसका अगला जो अटैक था पंजाब पे ही होने वाला था। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मोड में क्या क्या बन सकते हैं, इसका भी हम लोग एक बार डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन बन सकता है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे 1803 से 1805। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 से 1805। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा आंग्ल मराठा युद्ध था जो कि मैसूर युद्ध से उनका एक ही साथ वो चल रहा था। तो हमारा जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध दोनों एक साथ चल रहा था पैरेलल तरीके से। इसके बाद है कि महादजी सिंधिया की मृत्यु कब हुई? 1795 में। बाजीराव द्वितीय पेशवा कब बना? 1796 में। किस पेशवा ने आत्महत्या कर ली? तो माधवराव द्वितीय या माधव नारायण, जो डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय। नाना फडणवीस की मृत्यु कब हुई? 1800 में। किस पेशवा ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की? तो वो बाजीराव द्वितीय था, बाजीराव द्वितीय। कौन सी संधि की? उस संधि का नाम क्या था? तो उस संधि का नाम था बसिन की संधि। इसी तरह आपसे ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, 5 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं जो एरिया दिया गया है कि ग्वालियर में किस मराठा सरदार का नियंत्रण था? तो सिंधिया। पूना में किसका था? पेशवा। बड़ौदा में गायकवाड़। नागपुर में किसका था? भोसले का। इंदौर में किसका था? होलकर का। ये पांचों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कौन किस क्षेत्र से संबंधित थी। इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बसिन की संधि कब हुई? 1802 में। किसके बीच हुई? तो आपका बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज में कौन है उस समय? कौन थे? वेलेस्ली। तो वेलेस्ली के बीच। और ये क्या थी? ये सहायक संधि थी। बसिन की संधि मराठों के लिए सहायक संधि थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो बन सकता है वो है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत मराठों के किन 2 सरदारों के संयुक्त मोर्चे ने शुरू की? तो ये था कौन? दौलतराव सिंधिया और रघुजी भोसले। मतलब सिंधिया और भोसले ने मिलकर किया शुरुआत। इसके बाद सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना वेलेस्ली की सेना से कब पराजित हो गई? 23 सितंबर 1803। इसके बाद पूछा जा सकता है आपसे कि देवगांव की संधि कब हुई थी? 1803 में। देवगांव की संधि कब हुई? 1803 में। सूरजी अर्जन गांव की संधि कब हुई? 1803 में। देवगांव की संधि किनके बीच हुई? भोसले और अंग्रेज के बीच। सूरजी अर्जन गांव की संधि किसके बीच हुई? सिंधिया और अंग्रेज के बीच। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अगला है कि राजपुर घाट की संधि कब हुई? 1805 में। किनके बीच? होलकर और अंग्रेज के बीच।
1805 में, इसको याद रखेंगे आप। इसी तरह हम लोग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 और 18 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। पिंडारी किससे संबंधित थे? तो पिंडारी मराठों से संबंधित थे। पिंडारियों का दमन किसने किया? तो हेस्टिंग्स ने किया। बहुत बार इस सब क्वेश्चन आया हुआ है। मराठों का अंतिम रूप से दमन किसने किया? तो वो भी, उसका भी आंसर हेस्टिंग्स होगा। पिंडारियों का चाहे मराठों का। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। खिड़की का युद्ध, कोरेगांव का युद्ध और सालसेट का युद्ध किस युद्ध से संबंधित है? तो ये आंग्ल मराठा जो तृतीय युद्ध था उससे संबंधित था। आगे चलिए, इसके बाद पूना की संधि से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। हम लोग पूना की संधि को डिस्कस करते हैं। पूना की संधि, पूना की संधि कब हुई? 1817 में। किनके बीच हुई? तो बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड हेस्टिंग्स के बीच। पूना की संधि बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड हेस्टिंग्स के बीच। किस संधि के तहत पेशवा का सारा राज्य बम्बे प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया? पेशवा का सारा राज्य बम्बे प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया, तो पूना की संधि। पेशवा का पद किस संधि के तहत समाप्त किया गया? तो पूना की संधि। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? बिठूर। बिठूर कहाँ है? कानपुर। कानपुर कहाँ है? यूपी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसके बाद कितना पेंशन दिया गया? 8 लाख। बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था? नाना साहेब। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, नाना साहेब को 1857 की क्रांति में डिटेल में। इतने सारे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे इस यूनिट से दोस्तों। आज हम लोग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहा होगा और आज के क्लास को आप लोग पढ़ के काफ़ी जो होते हैं ना अपने नॉलेज में इजाफा कर चुके होंगे और उम्मीद करता हूँ इसे आप लोग अच्छे से रिवीजन करके इसे याद रखेंगे। और जो भी नए हैं, आप पिछले वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप उससे कंटिन्यू देखें और ताकि आप जो आज का जो क्लास किए उससे उसको जोड़ें और इससे आपका जो कॉन्सेप्ट लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो काफ़ी सुदृढ़ होगा और कभी मिटेगा नहीं। तो बिल्कुल जाते जाते ये कहना चाहूँगा, एग्जाम फाइटर नंबर 1 चैनल अब किसी की शिक्षा नहीं रहेगी अधूरी, इसी थीम पर काम कर रही है और बिल्कुल एक यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री के एक एक यूनिट का क्लास यहाँ पे लगातार लिया जा रहा है और सभी क्लास को हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जा रही है। आप जहाँ मुफ्त से सिर्फ क्लास ही नहीं कर सकते हैं, नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को धारदार बना सकते हैं और 2022 में नेट जेआरएफ में सफल हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कोई फीस नहीं, बस हमारे चैनल पे आएँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप आने वाले जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर संदीप योगी आप सबों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।